आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह क्लास 11 फर्स्ट ईयर की जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का और उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये किस से रिलेटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते आप लोग जानते हैं कि जो मैटर था मादा, इसके मुतालिक पहले साइंटिस्टों की कंसेप्ट क्या था, ये था कि ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब ये है कि मैटर में जो इसका जो टाइनी पार्टिकल था एटम, वो ऐसा पार्टिकल था जिसको डिविजिबल तस्वीर नहीं किया जाता था। मतलब ये कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब अगर मादे को हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो लास्ट पार्टिकल आएगा आपके पास वो एटम होगा। और ये कहा था डेमोक्राइटस ने। मतलब ये कि एटम जो है ये फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई और तहकीकात हुई तो साइंटिस्टों ने ये मालूम किया कि ये जो एटम है या जो मैटर का जो टाइनी पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो दरअसल फर्दर दूसरे मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से बना है। तो फिर ये जो तस्वुर था कि जो एटम है, जो इंडिविजिबिलिटी का तस्वुर था जो ग्रीक फिलोसोफर ने पेश किया था, वो खत्म हो गया और नया तस्वुर एटम या मैटर के मुतालिक ये आ गया कि ये जो मैटर है ये अब क्या है, या जो एटम है ये डिविजिबल पार्टिकल है। मीन ये फर्दर मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से बना है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि ये जो मैटर है, मैटर में क्या है, मैटर का टाइनी पार्टिकल एटम है। अब इस एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है, मीन कंपोजिशन क्या है इस मैटर का। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कंपोजिशन है मैटर का, मेन जो पार्टिकल इस एटम के। हमने पढ़ा ना कि जो एटम है ये डिविजिबल है। अब कौन कौन सी पार्टिकल तक ये डिविजिबल है, यानी किस किस्म के पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। तो मेन जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो बुनियादी तौर पे हम इस चैप्टर में कवर करेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो मैटर है वो कौन कौन सी पार्टिकल से बना है, यानी उसका जो एटम है वो उसके अंदर कौन सी पार्टिकल मौजूद है। नंबर वन, उसमें कौन कौन सी बुनियादी पार्टिकल है। हमारे इस कोर्स में हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कस करेंगे। पॉजिट्रॉन को हम थोड़ा सा टच देंगे और मेन फंडामेंटल पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला जो हमारे चैप्टर का हिस्सा होगा वो इन पार्टिकल की डिस्कवरी होगी। यह पार्टिकल किसने डिस्कवर की, कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी, उस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड थी, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर में, मौजू होगी, वो ये होगी कि जो कंपोजिशन है मैटर का वो क्या है। और उसमें हम 3 बुनियादी पार्टिकल डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्कवरी। नंबर 2, अब देखो इसमें जब आपने डिस्कवर की कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्ट्ज है, पॉजिट्रॉन है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। अब दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि ये जो पार्टिकल है इस मैटर के अंदर, ये इस मैटर में किस तरह अरेंज है। मतलब ये कि ये किस किस्म शेप में अरेंज है, इसका शेप क्या होगा, या कौन कौन से शेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दूसरा मौजू हमारा होगा हाउ द एटम लुक लाइक। ये एटम किस तरह दिखता है, इसका शेप किस तरह है, इसमें ये जो पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है, प्रोटॉन कहां पे मौजूद है, न्यूट्रॉन कहां पे मौजूद है, ये किस तरह मोशन करते हैं। तो ये सारे हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे हाउ द एटम लुक लाइक, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है वो किस तरह अरेंज है। और उससे मुतालिक हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म के एटॉमिक मॉडल, नेल बोहर मॉडल और दूसरे किस्म के मॉडल। उसके साथ साथ जो है नेल बोहर की एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और साथ लास्ट में प्रिंसिपल्स, जो सारे के सारे रिलेटेड है कि किस तरह ये जो बुनियादी पार्टिकल है ये एटम के अंदर अरेंज किस तरह है। तो ये हमारा टॉपिक होगा, ये हमारा चैप्टर होगा पूरा। हम इसी के मुतालिक इस चैप्टर में और इन लेक्चर में बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मतलब है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका क्या मतलब है।
तो डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास रॉड होता है, ग्लास ट्यूब होता है, हार्ड ग्लास ट्यूब होता है। और इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। दो किस्म के इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम कहते हैं कैथोड और दूसरे को हम कहते हैं एनोड। अब इलेक्ट्रोड क्या है, इसको तफसील से हम पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड को। यहां सिर्फ आप नाम याद रखिए। तो क्या है ये ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब एक हार्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड है दूसरा एनोड है, और साथ इसमें एक वैक्यूम पंप होता है। ये जनरली हम इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये आपके पास ग्लास का इस तरह एक ट्यूब होता है और इसकी एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये एक पावरफुल बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। ये आपके पास बैटरी है और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस कैथोड या जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होती है, ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है, तो जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं एनोड। ये जनरल कंस्ट्रक्शन है और उसके साथ यहां पे मौजूद है, यहां मैंने लिखा है वैक्यूम पंप। जिस तरह वैक्यूम का मतलब होता है हम हाउस से हवा निकालते हैं, तो वैक्यूम पंप हम यूज करते हैं कि जो भी प्रेशर इसके अंदर मौजूद होता है उसकी रिडक्शन के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हम वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हैं। यहां एक प्लेट होता है जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है। फ्लोरेसेंस मटेरियल का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है। अब हम पढ़ेंगे इस डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इस जिंक सल्फाइड के साथ ये टकराता है तो वो एनर्जी स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जिंक सल्फाइड का ये खसूसियत है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी जिसकी चीज के साथ भी होती है वो आपके पास कन्वर्ट करती है लाइट के फॉर्म में। तो जब भी कोई काइनेटिक एनर्जी वाला सब्सटेंस इसके साथ इसको स्ट्रक करता है तो क्या होता है, इस पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। तो अब हम आते हैं ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट की तरफ जो विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया था कि प्रेशर को नॉर्मल जो प्रेशर होता है 1 atm वो लिया था, बाकी में फिर 0.1 तक डिक्रीज किया, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने 0.01 mmHg तक प्रेशर डिक्रीज किया। तो विलियम क्रूक्स जो बुनियादी तौर पे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, उनके पास जो प्रेशर उसने लिया था इस ग्लास ट्यूब में, जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ये डिस्चार्ज ट्यूब था, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने जो प्रेशर लिया था वो नॉर्मल प्रेशर था 1 atm और 760 mm ऑफ Hg, और उसने बैटरी लगाई। यहां पे वही इलेक्ट्रोड थे, यहां उनके पास पावरफुल बैटरी थी, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच थी तो उसको कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड अटैच थे उसको कहते हैं एनोड। जब उसने नॉर्मल प्रेशर पे, यहां क्या मौजूद था, यहां इस ट्यूब के अंदर था एयर, ये एयर से भरा हुआ था ये ट्यूब। नॉर्मल प्रेशर पे जब उसने ये बैटरी ऑन की, 1 mm ऑफ Hg पे जब उसने बैटरी को ऑन किया, तो इस ट्यूब में किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन फ्लो, किसी किस्म का कंडक्शन, असल में वो क्या चेक कर रहे थे कि बिजली जो थी
वो इससे पहले जो है ना वो माइकल फेराडे ने इजाद की थी, पहले मौजूद थी। तो वो कंडक्शन असल में चेक कर रहे थे कि क्या इससे करंट कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब 180 एम पे उसने चेक किया और बैटरी ऑन की तो नो कंडक्शन, मीन यहां से किसी किस्म का करंट जो था, ये बैटरी उसने ऑन की और ये कितनी की थी, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट बैटरी थी। जब चेक किया तो यहां से किस किस्म का करंट जो था वो फ्लो नहीं कर रहा था। तो नतीजा क्या निकला, उसने नतीजा इससे ये निकला, कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हुआ कि जो एयर है आपके पास वो एक बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो एयर है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये कि एयर जिस तरह वुड है, ये नेचुरली बाय नेचर मौजूद है। वुड जिस तरह है उससे आप करंट पास करेंगे तो उससे करंट पास नहीं होगा। सिमिलरली जो एयर है आपके पास, उससे भी कोशिश की लेकिन उससे किसी किस्म का करंट जो था वो फ्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि जैसा एयर वुड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सिमिलरली जो एयर है ये भी बेड कंडक्टर है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला एक्सपेरिमेंट उसने ये परफॉर्म किया, विलियम क्रूक्स ने। अब आते दूसरे एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने सिर्फ ये किया कि यहां पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहां पे मौजूद था वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप के जरिए जो यहां एयर मौजूद था, जाहिर बात है 180 एम पे उसका प्रेशर ज्यादा था, ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद थे। तो उसने इस वैक्यूम पंप के जरिए इस एयर को, इसका जो प्रेशर था 180 एम से डिक्रीज करके 0.1 mm ऑफ Hg तक उसने डिक्रीज किया। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने जो प्रेशर था उनके पास, वैक्यूम पंप के जरिए, वैक्यूम पंप इसके जरिए जो प्रेशर था उसको डिक्रीज किया। और कितना डिक्रीज किया, 0.1 mm ऑफ Hg तक। यहां तक 180 एम से जो नॉर्मल था उससे डिक्रीज करके 0.1 mm Hg तक इसने प्रेशर डिक्रीज किया। अब क्या हुआ, जब उसने प्रेशर डिक्रीज किया और सेम वोल्टेज सेम सेटअप उसने बनाया था, मतलब जस्ट क्या सेटअप वही था लेकिन इसके जरिए उस प्रेशर को डिक्रीज किया। जब प्रेशर डिक्रीज किया और यही सेम वोल्टेज उसने अप्लाई किया तो हुआ ही कि इस ट्यूब के अंदर, इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर ग्लो जो था, ग्लो, ग्लो अपीयर हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, इस ट्यूब के अंदर ग्लो अपीयर हुआ। अब उसने क्या किया, दोबारा मुख्तलिफ गैसेस यूज की। जब ग्लो अपीयर हुआ तो एयर पे था, फिर उसने मुख्तलिफ गैसेस ली। मिसाल के तौर इस ट्यूब में पहला एयर था, अब एयर की जगह उसने खसूसी स्पेशली हाइड्रोजन गैस को यूज किया। हाइड्रोजन गैस को जब यूज किया तो जो ग्लो था, अब उसका कलर जो था हाइड्रोजन के केस में आ रहा था ब्लू। जब नियान को यूज किया तो नियान के केस में इस ग्लो का कलर आ रहा था रेड। और जब हीलियम को यूज किया तो हीलियम के केस में इसका जो कलर आ रहा था वो पिंक आ रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब उसने निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला इससे, कंक्लूजन उससे उसने ये निकाला इससे कि असल में जो इनसाइड ट्यूब में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। मतलब ये कि जो ग्लो है, ग्लो इनसाइड द ट्यूब,
अब जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था इस ट्यूब के अंदर, जब मुख्तलिफ गैसेस उसने यूज की, मतलब ये हाइड्रोजन के केस में ये ब्लू आ रहा था, नियान के केस में रेड आ रहा था, हीलियम के केस में पिंक आ रहा था। तो अब देखिए यहां हाइड्रोजन गैस है, नियान गैस है, हीलियम गैस है, इन तीनों का नेचर अलग अलग है, ये अलग अलग गैसेस है। तो उसने ये नतीजा ये निकाला कि जो ग्लो अब प्रोड्यूस हो रहा है इस ट्यूब के अंदर, वो दरअसल में डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, यानी ये नेचर की गैस पे डिपेंड करता है, इसका कलर और इसका ओरिजिन। क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों था, क्यों गैस पे ये डिपेंड कर रहा था ग्लो। तो अब इसको पढ़ लेते हैं कि किस तरह नेचर ऑफ गैस पे ये ग्लो डिपेंड करता है। अगर आप हाइड्रोजन की केस में देख ले, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। और जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रिक आर्क, अब जब हाइड्रोजन को आप इलेक्ट्रिक आर्क यानी बिजली प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी, बिजली मतलब है एनर्जी आप देते हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में मौजूद होते हैं ना, ये इसका न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन है। तो अब दो H2 है, तो H2 में दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी को, तो इतनी एनर्जी वो गेन करता है ताकि अपनी इस शेल से जो ऊपर शेल है वहां तक शिफ्ट करे या वहां तक एक्साइटेड हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर यहां तक शिफ्ट हो जाता है या एक्साइटेड हो जाता है, तो ये दूसरी शेल में आ जाता है। अब नॉर्मली किताब ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है या 10 पावर माइनस 24 सेकंड तक, सेकंड के लिए एक्साइटेड हो जाता है, 10 पावर माइनस 24 सेकंड के लिए। जब ये वक्त गुजर जाता है, उसके बाद वो सेम इलेक्ट्रॉन जो इस शेल से इस शेल तक एक्साइटेड हुआ था, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने यहां से गेन की थी, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा जब दोबारा ये अपनी शेल में एक्साइटेड हो जाता है, वही एनर्जी जो इसने गेन की थी वो दोबारा ये रिलीज करता है। तो इसका मतलब है डी एक्साइटेशन और इसका मतलब है एक्साइटेशन। तो यहां जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था इस ट्यूब के अंदर, जो डिस्चार्ज ट्यूब था, वो असल में गैसेस के अंदर जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहां देखिए, यहां इस हाइड्रोजन गैस में दो प्रोटॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर शेल में चला जाता है, तो दोबारा उस इलेक्ट्रॉन को कौन की नीचे खींचता है, दो प्रोटॉन है इसमें। तो दो प्रोटॉन का जोर जो होता है, उसका पावर होता है, वो कम होता है बनिस्बत 10 प्रोटॉन की या 12 प्रोटॉन की। अब अगर हीलियम, हाइड्रोजन हमने लिया, अब नियान का जिक्र करते, तो नियान के केस में जो ग्लू आ रहा था वो रेड आ रहा था, हाइड्रोजन की केस में आ रहा था ब्लू आ रहा था, हीलियम के केस में आ रहा था वो पिंक आ रहा था। अब नियान के केस में देखिए, नियान में 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप नियान गैस को इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करो और उससे बिजली पास करो, तो सेम एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इसमें भी होता है। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अपनी शेल से ऊपर की तरफ एक्साइट हो जाता है, ऊपर शेल में चला जाता है। लेकिन मसला यह है कि इसके नीचे अब एक प्रोटॉन नहीं है, यहां पे 10 प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के केस में यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे एक प्रोटॉन का पावर था, तो अब 10 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का जो पावर होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है।
तो अब यहां इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां जो इलेक्ट्रॉन था उस पर 1 प्रोटॉन का पावर था। इस केस में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो ब्लू था, इस केस में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो रेड था, और हीलियम के केस में जो प्रोड्यूस हो रहा था वो पिंक था। तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन उसने विलियम क्रूक्स ने जो नतीजा निकाला वो ये था कि जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द ट्यूब वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग गैस के लिए वो अलग अलग ग्लो आ रहा था। हाइड्रोजन के लिए ब्लू आ रहा था, नियॉन के लिए रेड और हीलियम के लिए वो पिंक आ रहा था। तो ये किस वजह से आ रहा है? ये जो कलर है ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा था। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रूक्स का। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रूक्स ने इस प्रेशर को जो डिस्चार्ज ट्यूब में था पहले क्या किया, 0.1 तक डिक्रीज किया। अब उसी डिस्चार्ज ट्यूब में उसी वैक्यूम पंप के जरिए इसके अंदर जो प्रेशर मौजूद था उसको कम किया, जो प्रेशर था उसको फर्दर डिक्रीज किया। कितना? 0.01 mm ऑफ Hg तक। और जब इतना प्रेशर डिक्रीज किया और सेम यहां पे जो बैटरी लगी थी वो 1000 वोल्ट तक उसने लास्ट में 10,000 वोल्ट जो था वो वोल्टेज दिया। तो वोल्टेज यहां पे कितना था लास्ट एक्सपेरिमेंट में? 10,000 वोल्ट। अब जब इसने इतना प्रेशर डिक्रीज किया और इतना वोल्टेज अप्लाई किया तो जो ग्लो यहां पे प्रोड्यूस हो रहा था, यहां पे जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था ये ग्लो दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस हो रहा था जब प्रेशर 0.1 था। लेकिन जब 0.01 mm तक प्रेशर किया तो यह जो ग्लो था वो मुकम्मल तौर पर डिसअपियर हो गया, वो मुकम्मल तौर पर गायब, खत्म हो गया। और यहां पे इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो जिंक प्लेट था, यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बताया था, वहां मैंने लिखा था जिंक प्लेट कि एक फ्लोरेसेंस प्लेट होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी को लाइट की फॉर्म में आपको जाहिर करता है या चेंज करता है काइनेटिक एनर्जी को लाइट। तो यहां पे जो ग्लो प्रोड्यूस हो वो खत्म हो गया, लेकिन जो जिंक सल्फाइड था यहां पे उसके ऊपर जो था वो स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ। इस जिंक प्लेट के ऊपर स्पार्किंग जो था वो प्रोड्यूस हो गया। अब ये ग्लो यहां से क्यों खत्म हो गया, यहां क्यों स्पार्किंग प्रोड्यूस हो गए, तो सब बातें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बुनियादी तौर पे यह जो ग्लो था वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। अब यह इसने प्रेशर इतना डिक्रीज किया कि इलेक्ट्रॉन अब डिक्साइटेशन नहीं कर रहे बल्कि मुकम्मल शेल से वो निकल गए। अब दोबारा वो अपनी शेल में वापस नहीं आ रहे। और देखो इसने जब ये जिंक प्लेट देखा कि इस पे स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर दोबारा उसने मुख्तलिफ गैसेस यूज की। हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया, नियॉन गैस इस्तेमाल किया, हीलियम गैस इस्तेमाल किया। जब उसने ये मुख्तलिफ गैस इस्तेमाल की तो जो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रहा था इस जिंक सल्फाइड पर वो सेम था इन सब गैसेस के लिए, सेम फॉर ऑल गैसेस। तो यहां से उसने नतीजा क्या निकाला? नतीजा ये निकाला कि जो इनविजिबल रेस आ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, उस वक्त तो उसको मालूम नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है या कैथोड से कुछ आ रहा है। उस वक्त उसने कहा कि जो जिंक सल्फाइड के ऊपर जो इनविजिबल रेज आ रहा है यहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, ये डिपेंड नहीं करता अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस, क्योंकि यहां उसने मुख्तलिफ गैसेस यूज की लेकिन जो स्पार्किंग था वो तमाम गैसेस के लिए एक जैसा था।
तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो कैथोड रे है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, आपको मुख्तलिफ गैसेस एमसीक्यूज में दिए जाते हैं, तो ये किसी किस्म के गैस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जो भी गैस आप यूज करेंगे उन सब के लिए इसका सेम होगा, क्योंकि सब गैसेस में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। तो अब और दूसरा, ये जो जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड, यहां पे स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस हो रहा था, जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रहे थे, ये भी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। जिंक सल्फाइड है आपके पास, तो जिंक सल्फाइड एटम से बना है, उस एटम में जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो रेज यहां आ रहे हैं कैथोड के तरफ से, वो यहां पे अपनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, जाहिर बात है इसके साथ स्ट्राइक करते हैं। तो जब अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एटमों में, वो एक्साइट हो जाते हैं, और दोबारा डी एक्साइटेड जब हो जाता है तो दोबारा वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलीज हो जाती है, और वो रिलीज एनर्जी आपको दिखती है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग इन द जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड के ऊपर ये स्पार्किंग की फॉर्म में आपको मिल जाती है। अब जब उसने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया तो इस केस में 1000 वोल्ट उसने अप्लाई किया था। अब इस लास्ट एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों दिया, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जब ये ग्लो जो इनसाइड द ट्यूब था ये खत्म हो गया, डिसअपियर हुआ, तो मतलब ये कि जो गैसेस थे वो आयनाइज हो चुकी है। आयनाइज का मतलब है कि वो हाइड्रोजन जो आपके पास था अब उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो हाइड्रोजन आपके पास पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन उससे अलग है। तो अब एक साइड पे कैथोड, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरी साइड पे प्रोटॉन मौजूद है। अब दोनों के बीच में एक साइड पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरी साइड पे प्रोटॉन है। तो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और कैथोड और एनोड के बीच में अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मौजूद था, क्योंकि अब आपने क्या करना है, इन दोनों को, अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है तो आपने दोनों को मूव करना है, कैथोड में, दूसरे को एनोड में। तो उसके लिए, उसकी मोशन के लिए, इन दोनों की मोशन के लिए जाहिर बात है अभी दोनों एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करते हैं, और आपने इन दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड में मूव करना है। तो इनके मोशन के लिए आपके पास वेरी हाई वोल्टेज रिक्वायर है, ताकि वो एक इलेक्ट्रोड में जाए, दूसरा दूसरे, और सर्किट कंप्लीट करे। तो दैट्स व्हाई उसने क्या किया, लास्ट एक्सपेरिमेंट में 10,000 वोल्ट जो था, वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज की। अब जो प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो उसने प्रेशर लिया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो था 1 atm, और उस 1 atm प्रेशर पे कुछ किसी किस्म का कंडक्शन जो एयर था वो पेश नहीं कर रहा था। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि यहां अगर देखिए आप, अगर प्रेशर 1 atm है, प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, और आपने 5000 से वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक आपने इतनी एनर्जी दी। तो आप मिसाल के तौर पे आपके पास 200 मॉलिक्यूल है और आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास 10,000 मॉलिक्यूल है और आप उसको सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कौन ज्यादा एनर्जी गेन करेगा, ये वाले जो मॉलिक्यूल इनके ये कम है, तो पर मॉलिक्यूल, ये वाले जो मॉलिक्यूल है पर मॉलिक्यूल ये ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, और यहां बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ये एनर्जी इतने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि एक एक मॉलिक्यूल का 0.1 फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी जूल, इतनी एनर्जी ये गेन करेगी। तो उस वक्त इतने ज्यादा मॉलिक्यूल थे 1 एटीएम पे कि वो पूरी की पूरी एनर्जी ये सारे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। ना तो इतना ताकत था उसमें, क्योंकि कम कम बहुत कम एनर्जी एक मॉलिक्यूल गेन कर रहा था, कि ना तो वो आयनाइज कर रहा था बल्कि इसको एक्साइट भी नहीं कर रहा था। इस वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा थी, पर मॉलिक्यूल यहाँ की जो एनर्जी थी वो
उसको मिल रही थी, लेकिन वो ऑल मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और किसी भी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो एक्साइट हो जाए। तो दैट्स व्हाई 1 एटीएम प्रेशर पे जो एयर था वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही थी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ एयर की मौजूद थी और एनफ एनर्जी वो गेन नहीं कर रहे थे ताकि वो एक्साइट हो जाए या आयनाइज हो जाए। दूसरे केस में जब प्रेशर डिक्रीज किया 0.1 तक, तो ग्लो इनसाइड द ट्यूब जो था वो अपीयर हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर था वो 1 एटीएम से कम करके 0.1 mm ऑफ Hg डिक्रीज किया। जब प्रेशर इतना किया तो क्या हुआ कि इनसाइड जो ट्यूब था उसके अंदर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रेशर उसने डिक्रीज किया तो यहां जो मॉलिक्यूल थी ट्यूब के अंदर वो भी क्या हो गई, वो भी रिड्यूस हो गई। अब ये मॉलिक्यूल कम हो गई। जब कम हो गए और आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इसमें इन मॉलिक्यूल ने इतनी एनर्जी गेन की, इसमें तो इतना ताकत नहीं था इन मॉलिक्यूल में कि वो इन शेल से मुकम्मल तौर पे बाहर निकल जाए, लेकिन इतनी एनर्जी उसमें मौजूद थी कि वो इनफ एनर्जी कि वो इस शेल से ऊपर वाले शेल में एक्साइट हो जाए। मतलब इस प्रेशर पे इन मॉलिक्यूल्स ने इतनी एनर्जी गेन की थी कि वो अपने शेल से दूसरी शेल में एक्साइटेड हो जाए। और जब एक्साइट हो गए तो दोबारा जब डिक्साइट होते थे 10 पावर -24 सेकंड के बाद, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से वो रिलीज कर रहे थे, वो हमें यहाँ पे ग्लो के पाम में नजर आ रही थी। अब तीसरे केस में क्या हुआ? जब प्रेशर उसने इससे भी कम किया 0.01 mmHg तक, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.01 mm ऑफ Hg। जब प्रेशर यहां तक क्या किया, डिक्रीज किया, तो इस केस में यहां जो मॉलिक्यूल मौजूद थे, ये हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, तो इन इलेक्ट्रॉनों ने इतनी एनफ एनर्जी गेन की, एनफ एनर्जी कि वो इन शेल्स से बाहर मुकम्मल तौर पे निकल गए। मीन इस केस में गैस जो था वो आयनाइज हो गया, क्योंकि एनर्जी, जाहिर बात है जब इतना प्रेशर हुआ गया तो पहले मॉलिक्यूल थोड़े कम हो गए थे, अब प्रेशर मजीद कम किया तो जो मॉलिक्यूल थे वो और भी कम हो गए। तो अब इतना जो वोल्टेज था 5000 से 10,000 तक, वो एनर्जी तो पर मॉलिक्यूल के पास इतनी ज्यादा आ गई कि वो अपने शेल से छोड़कर वो वहां से निकल गए। और जो गैस था आपके पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दो हाइड्रोजन है, तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दूसरा जो हमारा इसके बाद वाला जो डिस्कवरी है, उसमें हम सेम ट्यूब में ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, केनाल रेस। इसके बाद इलेक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज रेशियो है, मिलकाना ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, और उसके बाद जो है ना वो प्रोटॉन, वो भी सेम एक्सपेरिमेंट में हुआ था। क्योंकि अगर यहां आप लोग गौर करें तो जब हाइड्रोजन गैस यहां पे आयनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या, ये प्रोटॉन है। अब यहां पे कैथोड है और यहां पे एनोड है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करता है, तो ये वाला पोर्शन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां से बन गई कैथोड रे। और ये जो बचता है ये हम केनाल रे में डिस्कस करेंगे। यहां से केनाल रे यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब इनको जो कैथोड रे का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो ट्यूब था ये कैथोड था और ये एनोड था। तो चूंकि यहाँ पे गैसेस, तो यहाँ पे तो उनको तो पता नहीं था कि ये गैसेस की आयनाइजेशन से निकल रहे हैं, वो यहां से आ रही थी चूंकि, और यहां जिंक सल्फाइड के ऊपर स्पार्किंग प्रोड्यूस कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जे स्टोनी जो थे
जे स्टूनी, उनको लगा कि जो कैथोड है यहां से कुछ इस तरफ आ रहे हैं और इस जिंक सल्फाइड के ऊपर पड़ रहे हैं, तो दैट्स वाई उसने पहले इसको नाम दिया कैथोड रेस। तो ये हमारे आज का लेक्चर हुआ। इसके बाद वाला लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज है कैथोड रेस।